हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, जो एक्सीलरेशन आता है, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएगा, नेट फोर्स, तब तक एक्सीलरेशन नहीं आएगा। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ एक्सीलरेशन है, ये जो अर्थ हमारे पे फोर्स लगाती है, किसी बॉडी पर अर्थ जो फोर्स लगाती है, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो अर्थ हमारे पे फोर्स लगा रही है, उसको बोलते, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आता है, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसको आगे देखते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कि जब फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन आता है। ये देखिए, यहाँ पर एक बॉल फेंकी जा रही है ऊपर से। ठीक है, तो बॉल फ्री फॉल कर रही है, बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन वहां पर है। ठीक है, इसका मतलब एक्सीलरेशन वहां पर है। तो वो एक्सीलरेशन कहाँ से आया? वो अर्थ की वजह से आया। अर्थ ने जब फोर्स एक्सर्ट किया उस बॉल पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक्सीलरेशन आया। ठीक है, तभी बॉल की वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली कम होती जाएगी, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज होना, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन है जो कि ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? जब अर्थ फोर्स लगाएगी किसी ऑब्जेक्ट पर, मैं यहाँ पे करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब अर्थ क्या होगा, जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, या कोई मैन या पर्सन यहाँ पर है, इसका मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम है। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो अर्थ कितना फोर्स लगाएगा उस मैन पर? Gm1m2/r²। और जब फोर्स एग्जर्ट करेगा तो एक्सीलरेशन भी आएगा। तो फोर्स एग्जर्ट करेगा तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू ए। ठीक है, तो जो इसके फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो कितना होगा? सपोज ए। ठीक है, तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो ए कितना आ गया? Gm/r²। तो ये एक स्पेशल टाइप का एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर सपोज एक पर्सन है, इसका मास स्मॉल एम है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? आर है। ठीक है, कितना रेडियस है? आर है। तो फोर्स कितना लगेगा? Gm1m2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर F=ma होता है। ए के प्लेस पे स्मॉल जी आ गया, कैसे आया? बिकॉज ये स्पेशल टाइप का ए है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? जी के इक्वल है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? Gm/r² आ जाएगी। ठीक है, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए कर रहे हैं? जब एक मास अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हाइट पे होंगे तो वो एडिशनल डिस्टेंस हमको ऐड करनी पड़ेगी। तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। चलिए इसमें अभी कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, जो कैपिटल जी होता है और स्मॉल जी होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जो कैपिटल जी होता है और स्मॉल जी होता है वो डिफरेंट होता है। इसकी यूनिट भी डिफरेंट है और ये वैल्यूज भी डिफरेंट है, ये फिजिकल क्वांटिटी भी डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, क्या इनके बीच में डिफरेंस होगा? और फ्री फॉल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ चीजें देख ले रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है वो क्या होता है? किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर ये तो फिक्स है, क्योंकि अगर हम मास m1 को 1 kg रखें और m2 को भी 1 kg रखें, एंड डिस्टेंस को
1 मीटर रखेंगे तभी कैपिटल जी की वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें चेंज किया तो कैपिटल जी नहीं मिलने वाला, यानी कैपिटल जी फिक्स है, क्योंकि M1 को फिक्स करना पड़ रहा है, M2 को फिक्स करना पड़ रहा है और R को भी फिक्स करना पड़ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये वैल्यू फिक्स है, कैपिटल जी फिक्स है और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मतलब आप यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे तो कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी। आप किसी मीडियम के अंदर चले जाएंगे, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको ऑलरेडी पता है कि 6.67 न्यूटन टू पावर माइनस 11 होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ऐसे ही इट इज जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की अगर बात करें तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है और ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। फिलहाल के लिए अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी है वो 9.8 है, वो भी अर्थ के सरफेस पर। जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो हमें कितना एक्सेलरेशन फील होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फील होगा। उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा वेट आएगा mg। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है इसमें, इट इज कांस्टेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये वेरिएबल है और कैसे है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये कैसे आया, देखिए जो कैपिटल जी है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे। पर जो स्मॉल जी है वो डिपेंड करता है जी एम बाई आर स्क्वायर पर, ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, ये किसका मास है, प्लैनेट का मास है। अगर प्लैनेट का मास चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगा। सपोज मार्स का मास अलग है, ठीक है, मार्स का मास डिफरेंट है, जुपिटर का अलग है, सबका अलग अलग मास है, तो अलग अलग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। और ये जो डोमिनेटिंग फैक्टर आर है, जो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर आर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उससे भी स्मॉल जी पे फर्क पड़ने वाला है। अगर रेडियस बढ़ रहा है, मास कांस्टेंट है, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल जी तो डिपेंडेंट है, ठीक है, प्लैनेट के मास पर और प्लैनेट की रेडियस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। बट कैपिटल जी डिपेंडेंट नहीं है। कैपिटल जी को जो डिफिनेशन की नीड पड़ रही है उसमें दोनों मासेस क्या है, कांस्टेंट है, उनको हमें 1 1 पुट करना पड़ रहा है और रेडियस को भी 1 पुट करना पड़ रहा है, ठीक है, तब जाकर के हमारा आंसर आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखिए मास और वेट में क्या डिफरेंस है। जो मास होता है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, ठीक है। मास ये क्या है, एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला। सपोज आप यहां से मान लीजिए आप एक ईंट का टुकड़ा आप मून पे लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मून पे जाने के बाद उस ईंट के टुकड़े का अमाउंट कम हो जाएगा, उसके अंदर से जो भी एटम्स हैं वो इधर उधर निकल के चले जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो अमाउंट जो सबस्टेंस का जो अमाउंट है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके वेट पे फर्क पड़ेगा, यानी कि मास पे तो फर्क नहीं पड़ रहा पर वेट पे फर्क पड़ रहा है। और वेट किस पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और मास दोनों पे डिपेंड करता है। बिकॉज मास तो कांस्टेंट है बट स्मॉल जी चेंज हो रहा है, यानी कि वेट चेंज हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो वेट है वो चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, मास हमारा क्वांटिटी है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर डज नॉट चेंज विथ प्लेस। मास क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता प्लेस के साथ। मतलब मास को आप कहीं पर भी ले जाएंगे तो ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। मास को आप कहीं पर भी ले जाएं चेंज नहीं होगा, बट वेट चेंज होगा। एक्चुअल में वेट है क्या, वेट जो हमारा है वो फोर्स ही है जो अर्थ हमारे पे एग्जर्ट कर रही है। जैसे अगर मैंने बोला किसी चीज का वेट 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन का फोर्स अर्थ ने हमारे पे लगाया, यही हमारा वेट है, ठीक है, mg, यही हमारा वेट भी है, ठीक है। तो एक बात और भी है, आप ये भी समझ सकते हैं कि इसको किससे मेजर किया जा सकता है। देखिए जो वेट को मेजर करना है अगर आप, तो आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हमें, किसी चीज़ का वेट हमें मेजर करना है तो उसको स्प्रिंग बैलेंस पर अगर ले जाएंगे तब वेट डिफरेंट आएगा। यहाँ पर डिफरेंट रहेगा अर्थ पर, और उसी सबस्टेंस को ऊपर आप लेकर के जाएंगे मून पर या किसी अदर प्लैनेट पे तो वहाँ पे वेट डिफरेंट आएगा, यानी एक्सपेंशन जो स्प्रिंग का है वो कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मास मेजर करना है तो आपको बीम बैलेंस का यूज करना पड़ेगा। जो आपने तराजू देखा होगा तो बीम बैलेंस का यूज करना पड़ेगा।
तो बीम बैलेंस मास दिखाएगा। अब जो मास यहाँ पर है वही मास वहां पर भी दिखेगा आपको, मून पर भी, ठीक है, वो बैलेंस रहेगा बोथ साइड, ठीक है। तो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्री फॉल के बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वही क्या हो रहा है, जब फ्री फॉल होता है तो यही ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है, यही एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा होता है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत आप काफ़ी ऊपर हैं, तो स्मॉल जी की जो वैल्यू वो भी चेंज होती है। अगर आप अर्थ के बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होगी, ये कम हो जाएगी। बिकॉज स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। फिलहाल हम मान रहे हैं कि ये जो फ्री फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा हाइट से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्री फॉल का इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ लेंगे। ये देखिए, बॉल इस पे गिराई गई, इसका फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। जो एयर ड्रैग है वो हम मान रहे हैं नेग्लिजिबल है, एयर का ड्रैग भी लग रहा है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि दो बॉडी है, एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है, तो दोनों साथ में गिरेंगे या हैवी बॉडी पहले गिरेगा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होगा, हैवी बॉडी और लाइट बॉडी साथ में गिरेंगे अगर हम एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो, ठीक है। तो दोनों साथ में गिरेंगे बिकॉज दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा, ठीक है। दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों पे फोर्स डिफरेंट है, दोनों का वेट डिफरेंट है, दोनों पर फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है डिफरेंट है, बट एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज मास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यहां पर तो आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए एक बंदे ने इसको यहां से एक बॉल गिराई जो अर्थ की तरफ आ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस एक्शन को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, ये वही है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ अगर जी की बात करें, ऐसा नहीं कि स्मॉल जी कांस्टेंट ही होता है, स्मॉल जी वेरी भी करता है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एल्टीट्यूड यानी हाइट पे जाते हैं, ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और अगर डेप्थ में आप जाते हैं तब भी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, और आप सेंटर पे जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू तो जीरो होती है, ठीक है। तो मतलब आप अर्थ के अंदर भी जाएंगे तब भी स्मॉल जी कम होगा, ठीक है, और अर्थ के बाहर जाएंगे तब भी स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। और इसके शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। आप एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, बिकॉज आर बढ़ रहा है, आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी ये आर तो पहले क्या था, जब हम अर्थ पे थे तो ये आर था रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन अभी आर बढ़ रहा है, आर प्लस एच हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाने पे हाइट बढ़ रही है, तो स्मॉल जी की वैल्यू, अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये कम होगा, ठीक है। ऐसे ही डेप्थ में जाने पर भी ये कम होता है। ये 11th का पार्ट है, आप लोग 11th में पढ़ेंगे कि कैसे कम होता है। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तभी भी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। फॉर्मूला क्या होगा, जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर, तो वहां भी कम होगा। इवन सेंटर पे तो जीरो होता है, सेंटर पे तो ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। बाहर आप अगर इनफाइनाइट पे जाएंगे तब ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके इतना खास काम का नहीं है। हाँ, शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं। देखिए, जो अर्थ का शेप है आपको पता है कि प्योर स्फीयर ये नहीं होता है, ठीक है। इट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, ठीक है। ये परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। देखिए, आपको पता है कि जो इक्वेटर पे जो आर है वो ज्यादा है, और जो पोल पे आर है वो कम है, ठीक है। तो जब आर ज्यादा होगा तो स्मॉल जी कम होगा, यानी इक्वेटर पे स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, और अगर आर हमारा कम होगा तो जी ज्यादा होगा, यानी कि पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे आर कम है तो पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे आर ज्यादा है तो पोल पर, तो ये इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। एक और फैक्टर है रोटेशन, रोटेशन पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। वो 11th का पार्ट है हमारा।
ठीक है, शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करेगा, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब फ्री फॉल की इक्वेशंस के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मैं सारे इक्वेशन यहीं पर लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं इक्वेशन आपको लिख करके भी दिखा दे रहा हूं यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, जो ग्रेविटी में अप्लाई हो रही है, तो करना आपको कुछ नहीं है। अगर बॉल को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, सपोज ठीक है, सपोज आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो क्या होगा इस केस में कि इसका इक्वेशन बनेगा, देखिए आपको पहला इक्वेशन पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो बॉल रिटार्ड हो रहा है, बॉल की वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि रिटार्ड होगा। तो रिटार्ड होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी, या माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि 10 है तो यहाँ पे 10 रखेंगे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के प्लेस पे क्या आ गया, माइनस जी टी। ठीक है, तो जब ऊपर फेंकेंगे तो ये बनेगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये आपका पहला इक्वेशन था, ऐसे ही सेकेंड बनेगा। सेकेंड इक्वेशन आपको पता है एस होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, हाइट, क्योंकि ये किसी हाइट पर जाएगा। ठीक है, किसी हाइट एच पर ये जाएगा, तो एच हो जाएगा हमारा यू टी, ए के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, थर्ड इक्वेशन आपको पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s). तो ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा, और एस के प्लेस पे एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो हमारे ये इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया जाए, ठीक है, बी केस व्हेन बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड फेंक रहे हैं इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। ठीक है, तो फेंकने के लिए तो हाइट चाहिए ना, आप खड़े खड़े यहां से तो फेंक नहीं सकते हैं, तो हाइट चाहिए। मान लीजिए किसी हाइट से बॉल को यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका गया, और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एच है, तो इस केस में हमें एक को क्या रखना है, प्लस जी ही रखना है। क्या रखना है, प्लस जी, या प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको पता है, तो ये क्या बन जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्या है हमारा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, s के प्लेस में मैंने बताया था h हो जाएगा, और यू टी प्लस ए के प्लेस पर g हो जाएगा, जी टी स्क्वायर, डाउनवर्ड फेंकने पर हो रहा है। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपका, v स्क्वायर यू इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब फ्री फॉल की कंडीशन पढ़ लेते हैं। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, थर्ड केस पढ़ेंगे। फ्री फॉल का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो,
यानी कि जो आप बॉल ऊपर से फेंक नहीं रहे, आप ड्रॉप कर रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं उसको, आपने उसको जेंटली छोड़ दिया, ठीक है। तो आप उसको छोड़ रहे हैं, ना कि उसको आप फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो फ्री फॉल होगा इस केस में। तो आप ड्रॉप करेंगे तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे केस में 0 हो जाएगी। तो जो नए फॉर्मूले बन करके आएंगे, तो जो फ्री फॉल में जो नए फॉर्मूले बन के आ रहे हैं, फ्री फॉल में क्या होगा, सब में u 0 हो जाएगा। तो अगर u 0 होगा तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, gt आ जाएगा। दूसरा कितना आएगा, ut प्लस, तो u गया हाफ gt स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, बिकॉज इसमें सारे u वाले टर्म क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। यहाँ पे u था वो 0 हो गया, यहाँ पर भी ut था 0 हो गया, यहाँ पे u स्क्वायर था वो भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसका क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और शॉर्टकट भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है, u स्क्वायर बाई 2g होती है, h मैक्स, ठीक है। अगर सपोज आपने किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है ऊपर की तरफ, तो कितनी हाइट तक मैक्स जाएगा, तो कितना जाएगा, h मैक्स कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, यानी कि 20 मीटर आंसर आएगा इसका, ठीक है। और कितना टाइम लेगा ऊपर जाने में, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट की पहले बात कर लेते हैं। ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, सिंपल u बाई जी होगा। और टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट वो भी कितना होगा, सेम रहेगा, u बाई जी रहेगा, क्योंकि एयर ड्रैग हम ले नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे टाइम कितना आएगा, ये कितना है 20 है और ये 10 है, कितना आएगा 2 सेकंड आएगा। u हमारा 20 मीटर पर सेकंड था, g को मैं अप्रॉक्सीमेट 10 ले रहा हूँ, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से मैं g को क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर 10 ले रहा हूँ। और यहाँ पर भी कितना आएगा, नीचे आने का टाइम 2 आएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 सेकेंड। आने और जाने का टाइम 4 सेकेंड। तो आप डायरेक्ट इन शॉर्ट फॉर्मूला से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।